नमस्कार। आज हम एक ऐसी बहस की गहराई में उतर रहे हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दशकों से चली आ रही है। क्या स्टॉक चार्ट्स को पढ़ना वाकई भविष्य देखने जैसा है, या ये बस शोर में पैटर्न ढूंढने की एक कोशिश है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो असल सवाल यही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि इन रेखाओं में बाजार की पूरी कहानी छिपी है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे सिक्के को उछालने से ज्यादा कुछ नहीं मानते। आखिर सच क्या है? आइए दोनों पक्षों की दलीलों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई नई चीज नहीं है। कीमतों में पैटर्न खोजने का ये जो आइडिया है, ये सदियों पुराना है। इसकी जड़ें मानव व्यापार के शुरुआती दिनों तक जाती हैं और इसकी कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, कहानी शुरू होती है बेबीलोन के व्यापारियों से, जो वस्तुओं की कीमतों का हिसाब रखते थे। फिर ये पहुंचती है 17वीं सदी के जापान में, जहां चावल के व्यापारियों ने दुनिया के पहले कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाए। और फिर 19वीं सदी में आए चार्ल्स डॉ, जिन्होंने डाउ थ्योरी के साथ बाजार के सिद्धांतों को एक मजबूत ढांचा दिया। तो मतलब ये आइडिया हमेशा से रहा है कि कीमतें अपने पीछे कुछ सुराग छोड़कर जाती हैं। तो ये जो पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण है ना, वो इन 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला, कि किसी स्टॉक की कीमत में कंपनी की कमाई, खबरें, लोगों की उम्मीदें, मतलब हर पब्लिक जानकारी पहले से ही शामिल है। दूसरा, कीमतें बस यूं ही ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि वो एक ट्रेंड में चलती हैं। और तीसरा, कि इतिहास खुद को दोहराता है, क्योंकि इंसानी फितरत, खासकर डर और लालच, कभी नहीं बदलती। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। 20वीं सदी के बीच में एक बहुत ही मजबूत एकेडमिक थ्योरी ने तकनीकी विश्लेषण की पूरी नींव पर ही सवाल उठा दिया। इसे कहा जाता है कुशल बाजार परिकल्पना या इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ईएमएच का तर्क बड़ा सीधा है। वो ये कहता है कि क्योंकि सारी जानकारी पहले से ही कीमत में शामिल है, तो कोई भी अलग से फायदा नहीं उठा सकता। भविष्य में कीमत में अगर कोई बदलाव आएगा, तो वो सिर्फ नई अनअपेक्षित जानकारी की वजह से आएगा, जो अपने आप में रैंडम होती है। और बस यहीं पर दोनों के बीच सीधा टकराव शुरू हो जाता है। जहां एक तकनीशियन ट्रेंड्स खोज रहा है, वहीं ईएमएच के मानने वाले कहते हैं कि ये कोई ट्रेंड्स नहीं है, ये बस एक भ्रम है, रैंडम डेटा में दिखने वाला एक महज संयोग। इसी तरह तकनीकी विश्लेषण का ये मानना कि इतिहास खुद को दोहराता है, ईएमएच के लिए बिल्कुल बेमतलब है। इस थ्योरी के हिसाब से कल की कीमत का आज की कीमत से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ ये कि दशकों तक ये दोनों विचार, एक कला और दूसरा विज्ञान, एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े रहे। लेकिन हाल के सालों में एक नया आइडिया सामने आया है। एक ऐसा आइडिया जो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाता है और कला और विज्ञान को एक साथ लाने की कोशिश करता है। ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार की एफिशिएंसी कोई ऑन ऑफ स्विच ना हो, बल्कि एक स्लाइडिंग स्केल की तरह हो जो बदलता रहता है? और यहीं पर एंट्री होती है एंड्रू लो की एडैप्टिव मार्केट्स हाइपोथेसिस की। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है जो कहता है कि बाजार डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की तरह काम करते हैं। मतलब वो एक इकोसिस्टम की तरह हैं। वो सीखते हैं, माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं और बदलते रहते हैं। एएमएच पुराने आइडियाज को नकारता नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ देता है। ये कहता है कि हाँ, लोगों के दिमागी झुकाव यानी बिहेवियरल बायसेस होते हैं। हाँ, बाजार कभी कभी कुशल भी हो सकते हैं। और हाँ, विकासवाद की तरह जो रणनीतियाँ आज काम कर रही हैं, वो ज्यादा पॉपुलर होने पर काम करना बंद कर देंगी और फिर नई रणनीतियों के लिए जगह बनेगी। और ये हमें सबसे दिलचस्प हिस्से पर लाता है कि आखिर ये पैटर्न बनते ही क्यों हैं। एएमएच के नजरिए से ये कोई रहस्यमयी संकेत नहीं है, ये हमारे सामूहिक मनोविज्ञान का सीधा नतीजा है। एक क्लासिक उदाहरण है झुंड मानसिकता या हर्डिंग। जब लोग देखते हैं कि दूसरे किसी चीज से पैसा बना रहे हैं, तो वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, अक्सर बिना ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये चार्ट पर कैसे दिखता है? ये दिखता है मोमेंटम के रूप में। एक ऐसी स्थिति जहां एक ऊपर जाता हुआ स्टॉक और ऊपर जाता रहता है, या नीचे जाता स्टॉक और नीचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ उसी दिशा में भाग रही है। एक और बहुत मजबूत दिमागी झुकाव है, जिसे कहते हैं एंकरिंग। हमारा दिमाग हाल की कीमतों या किसी खास प्राइस लेवल पर जाकर अटक जाता है और उन्हें ही एक रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने लगता है, भले ही वो अब उतने जरूरी ना रह गए हों।
और ये चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जन्म देता है। ये कोई जादुई लाइनें नहीं हैं, ये हमारी सामूहिक यादों के जोन हैं, जहां बहुत सारे लोग एक ही कीमत को एक ज़रूरी मनोवैज्ञानिक पॉइंट के तौर पर याद रखते हैं। ये लाइन इस पूरी बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। तकनीकी चार्ट पर हर पैटर्न, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों न लगे, वो असल में हमारे डर, लालच और उम्मीदों के सामूहिक पैरों के निशान हैं। तो आज तकनीकी विश्लेषण कहाँ खड़ा है? ये अपनी कलात्मक जड़ों से बहुत आगे निकल चुका है। अब ये एक हाइब्रिड फील्ड है जो इंसानी समझ को मजबूत क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ जोड़ती है। ये बदलाव शानदार है। पहले जहां सिर्फ चार्ट्स को देखकर एक अंदाजा लगाया जाता था, वहीं अब उन पैटर्न्स को सांख्यिकीय रूप से परखा जाता है और ऑटोमेटेड सिस्टम्स में बदला जाता है। आज के एनालिस्ट के पास मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम और बहुत मजबूत स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन से पैटर्न वाकई काम करते हैं और कौन से सिर्फ रैंडम शोर हैं। मतलब अब कला और डेटा साइंस दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आखिर में हम इस एक सोच के साथ रह जाते हैं, अगर कोई भी रणनीति तभी तक काम करती है जब तक वो ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि बाजार एक ऐसा खेल है जो लगातार अपने नियम खुद ही बदल रहा है? शायद तकनीकी विश्लेषण भविष्य बताने के बारे में है ही नहीं, बल्कि इस लगातार बदलते खेल को समझने के बारे में है, और यही चीज इसे इतना मुश्किल और इतना दिलचस्प बनाती है। जब भी हम कोई स्टॉक चार्ट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? कुछ लाइनें, कुछ नंबर्स, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन चार्ट्स के पीछे भी एक कहानी है? ये कोई मशीन से बनी चीज नहीं है। ये इनोवेशन और असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने की एक, कह सकते हैं, एक इंसानी कहानी है। तो चलिए आज इन्हीं चार्ट्स को बनाने वाले, इनके आर्किटेक्ट्स की कहानी जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या स्टॉक चार्ट्स बस एक तरह का फाइनेंशियल राशिफल है? अरे, ये सवाल तो बहुत सुनने में आता है, और सच कहूं ना, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर शायद ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। तो चलिए इस क्रिस्टल बॉल या राशिफल वाली सोच को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली हुनर क्या है। देखिए, एक बात समझनी होगी, टेक्निकल एनालिसिस किसी थ्योरी की किताब से नहीं निकला। ये उन लोगों के तजुर्बे से आया जो असल में बाजार में काम कर रहे थे और रोज की मुश्किलों का हल ढूंढ रहे थे। इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत सीधा साधा है कि टेक्निकल एनालिसिस के पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक इंसानी इंजन है। जी हाँ, इसे इंसानों ने ही बनाया है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बाजार को करीब से देखा, समझा, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर वो टूल्स बनाए जिनका इस्तेमाल आज हम सब करते हैं। तो अब मिलते हैं उन लोगों से, वो पायनियर्स और इनोवेटर्स जिन्होंने इसकी पूरी नींव रखी। हम बात करेंगे प्रैक्टिशनर्स के उन पहले 2 बड़े ग्रुप्स की, जिन्होंने इस फील्ड को एक ढांचा दिया और इसमें मैथ्स का तड़का लगाया। सबसे पहले बात करते हैं पहली पीढ़ी की। ये वो लोग थे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को एक पहचान दी। उन्होंने इसे गली कूचों की अटकलबाजी से निकालकर वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी फर्मों तक पहुंचाया। और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, इस पर बाकायदा रिसर्च पेपर पब्लिश किए। फिर इनके बाद आए इंडिकेटर्स, इनोवेटर्स। अब ये कौन थे? ये वो जीनियस लोग थे जिन्होंने मोमेंटम ऑसिलेटर्स और मूविंग एवरेजेस जैसे टूल्स बनाए जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। उनका सोचना था कि बाजार में सिर्फ कीमत नहीं होती, एक अंदरूनी ताकत होती है, एक मोमेंटम होता है और इसे मापा जा सकता है। वो सिर्फ प्राइस नहीं देखना चाहते थे, उन्हें कन्फर्मेशन चाहिए था। और उनका लक्ष्य एक ही था, बाजार की साइकोलॉजी को नंबर्स में कैद करना। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा? अरे यही कि उन्होंने नियम आधारित यानी रूल बेस्ड और मापने लायक टूल्स बनाए, और इन्हीं टूल्स ने आगे चलकर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो आज कंप्यूटर्स पर होती है, उसकी नींव रखी। एक तरह से उन्होंने एनालिसिस के पूरे खेल को एक सिस्टम में बांध दिया। तो ये तो हुई नंबर्स की बात, पर चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प ग्रुप था जो नंबर्स से ज्यादा भीड़ की साइकोलॉजी को पढ़ने में यकीन रखता था। इन्हें हम कह सकते हैं आर्टिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स। इस ग्रुप में सबसे पहले आते हैं पैटर्न स्पेशलिस्ट्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो एक्सपर्ट्स थे जिनकी नज़र कीमत में बार बार बनने वाले पैटर्न पर रहती थी, जैसे कि ब्रेकआउट्स हो गए या कंसोलिडेशन। अच्छा, तो ये लोग सोचते क्या थे? इनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी थी। पहली बात कि बाजार हमेशा कुछ खास साइकिल्स में घूमता है, जैसे अक्यूमुलेशन, फिर मार्कअप,
फिर डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में मार्कडाउन। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि चार्ट पर बनने वाले ये पैटर्न असल में भीड़ की साइकोलॉजी को दिखाते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या था? बस इंसानी बर्ताव के उन रिपीट होने वाले पैटर्न्स को पकड़ना। इनके लिए चार्ट्स आप कह सकते हैं इंसानी जज्बातों का एक आईना थे। पैटर्न से भी एक कदम आगे एक और ग्रुप था जो और भी गहरी बातें करता था। ये थे बिहेवियरल इंटरप्रेटर्स। ये लोग चार्ट की लकीरों से भी आगे देखते थे। इनका फोकस होता था बाजार के सेंटिमेंट पर, यानी डर और लालच की जो पूरी गेम है उसे समझना। और इनकी जो सबसे बड़ी इंसाइट थी ना, वो कमाल की थी। उनका मानना था कि चार्ट्स असल में साइकोलॉजिकल मैप्स हैं। ये बाजार के मूड के एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं, जैसे जब सब डर कर बेचने लगते हैं, जिसे कैपिचुलेशन कहते हैं, या जब सब हद से ज्यादा बुलिश हो जाते हैं। सच तो यह है कि इन्हीं लोगों के काम ने उस चीज की नींव रखी जिसे आज हम सब बिहेवियरल फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है, एक तरफ इंडिकेटर वाले हैं, दूसरी तरफ पैटर्न वाले, फिर बिहेवियर वाले, इतने अलग अलग स्टाइल्स। पर क्या कोई ऐसी बात थी जिस पर ये सबके सब सहमत थे? इनकी कॉमन फिलॉसफी क्या थी? इसे समझने के लिए ना हमें दो अलग अलग दुनियाओं को देखना होगा। एक तरफ थी किताबी दुनिया, एकेडमिक्स की, जो कहती थी कि भाई बाजार एकदम एफिशिएंट है, लॉजिकल है, रैशनल है। और दूसरी तरफ थे हमारे ये प्रैक्टिशनर्स, जिनका रोज का तजुर्बा चीख चीख कर कह रहा था कि नहीं, बाजार लॉजिक से नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से चलता है। और इसी तजुर्बे से निकले वो 5 उसूल जो इन सभी प्रैक्टिशनर्स को जोड़ते थे। पहला, सबसे ऊपर है रिस्क मैनेजमेंट, पैसा बचाना पहले है। दूसरा, बाजार हमेशा बदलता है तो आपको भी बदलना होगा, अडैप्ट करना होगा। तीसरा, इमोशंस पर काबू पाना है तो अनुशासन जरूरी है। चौथा, अपने एनालिसिस पर भरोसा रखो पर फ्लेक्सिबल भी रहो, अगर गलत हो तो निकलने में हिचकिचाओ मत। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, बाजार हमेशा इंसानी फितरत को ही दिखाता है, मतलब उनका फोकस भविष्यवाणी करने पर नहीं बल्कि बाजार में सर्वाइव करने पर था। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब जरा देखते हैं कि ये पूरा हुनर, ये आर्ट वक्त के साथ कैसे बदला और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। सोचिए, एक जमाना था जब हाथ से चार्ट बनाए जाते थे, उसे कहते थे मैनुअल चार्टिंग। सब कुछ अंदाजे और तजुर्बे पर था। फिर आए कंप्यूटर्स और शुरू हुआ कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस का दौर। इंडिकेटर्स, सिस्टम्स सब आम हो गए। और आज हम हैं क्वांटिटेटिव टेस्टिंग के दौर में, जहां चार्ट की समझ को कड़े रिस्क एल्गोरिथम के साथ मिलाकर देखा जाता है। और इसी सफर ने जन्म दिया है आज के टैक्टिकल ट्रेडर्स को, जो एकदम सटीक एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए टीए का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का असली सबक क्या है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? ये हमें इस इतिहास की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात पर लेकर आता है। और वो एक बड़ी इनसाइट क्या है? वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस पहले थ्योरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से निकला है। इस फील्ड में जो भी नया हुआ, जो भी इनोवेशन हुआ, वो किसी क्लासरूम में नहीं हुआ। वो हुआ असली बाजार में, जहां असली पैसा लगा था, असली रिस्क था और असली प्रेशर था। तो इस पूरी हिस्ट्री को जानने के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस को एक नए तरीके से देख सकते हैं। ये कोई भविष्यवाणी करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। ये एक अडैप्टिव आर्ट है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसे प्रैक्टिशनर्स ने अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया। ये मार्केट में सर्वाइव करने की एक टूल किट है और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से डील करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। तो चलिए आज की बात को एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर चार्ट्स वाकई मनोवैज्ञानिक नक्शे हैं, तो आज के बाजार के चार्ट लोगों की सोच के बारे में हमें क्या बता रहे हैं? बाजार के चार्ट्स को जब हम देखते हैं तो क्या लगता है? बस कुछ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें, है ना? पर असल में ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये तो डर, लालच और उम्मीद का एक पूरा नक्शा है। आप कह सकते हैं कि ये हम सब के मनोविज्ञान का एक आईना है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इन लाइनों के पीछे की कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, क्या मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो बस एक रैंडम नॉइस है जिसका कोई मतलब नहीं, कोई पैटर्न नहीं निकाला जा सकता? और यहीं पर हमारी आज की सारी बातचीत का सार छिपा है। नहीं, ये हलचलें रैंडम नहीं है, ये तो इंसानी व्यवहार के छोड़े हुए निशान हैं। ऐसे निशान जिन्हें अगर ठीक से देखा जाए तो समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बाजार कोई गणित पर चलने वाली मशीन नहीं है। बाजार हम लोगों से बनते हैं और इसीलिए हम लोगों की उम्मीदों, हमारे डरों और हमारे फैसलों से ही चलते हैं।
ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये इस आइडिया की नींव है कि बाजार को चलाने वाली जो असली ताकत है वो है साइकोलॉजी। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो भावनाओं का एक बहुत बड़ा मैदान है। तो फिर वो कौन सी भावनाएं हैं जो बाजार में इतने बड़े बड़े उतार चढ़ाव ले आती हैं? वैसे तो कई हैं, पर मुख्य रूप से दो ही हैं जो पूरे बाजार को चलाती हैं, डर और लालच। और ये दो भावनाएं ये बाजार को बिल्कुल दो अलग-अलग दिशाओं में खींचती हैं। एक तरफ है डर, जो लोगों में ऐसी घबराहट पैदा करता है कि वो सब कुछ बेचने लगते हैं और बाजार तेजी से नीचे गिरता है। और दूसरी तरफ है लालच। ये एक ऐसा जुनून पैदा करता है कि बस किसी भी कीमत पे खरीदना है, और इसी से बनते हैं मार्केट में वो खतरनाक बबल्स। डर और लालच तो मानो मेन कैरेक्टर है, लेकिन इनके कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जैसे कि उम्मीद और झुंड की मानसिकता। उम्मीद धीरे धीरे बाजार को ऊपर उठाती है, और झुंड की मानसिकता मतलब जब लोग बिना सोचे समझे बस दूसरों को कॉपी करने लगते हैं, तो वो उस ट्रेंड को और भी मजबूत बना देते हैं, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का। अच्छा, अब भावनाओं से एक कदम आगे बढ़ते हैं। चलिए उन दिमागी खामियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से बाजार में बार बार एक जैसे पैटर्न बनते रहते हैं। इन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दिमागी गड़बड़ियां कोई गलती से नहीं होती। ये हमारे सोचने के तरीके में बसे हुए कुछ शॉर्टकट्स हैं जो अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। जैसे कि हानि से बचने वाला बायस देखिए। इसकी वजह से लोग अक्सर अपने मुनाफे वाले ट्रेड को बहुत जल्दी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटा सा भी नुकसान देखने का डर सताता है। तो हमने भावनाओं और हमारे दिमाग के पूर्वाग्रहों की बात की। अब सवाल ये है कि ये सब प्राइस चार्ट पर दिखते कैसे हैं? मतलब इनके निशान पहचाने कैसे जाएं? जब कोई चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखता है, तो ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये असल में बाजार की सामूहिक भावना में आए एक बदलाव का विजुअल सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे भीड़ का मिजाज आशावाद से डर की तरफ बदल रहा है। कोई जादू नहीं, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। ये बाजार के पूरे इमोशनल सफर को दिखाता है। ये शुरू होता है संचयन के दौर से, जब डर और शक का माहौल होता है और सिर्फ कुछ हिम्मत वाले लोग ही खरीदते हैं। फिर ये पहुंचता है वितरण के चरम लालच तक, जब हर कोई खरीदना चाहता है, और आखिर में गिरावट की घबराहट में सब खत्म होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। अभी तक हम भीड़ की साइकोलॉजी को समझने की बात कर रहे थे, लेकिन सच कहूं तो असली चुनौती तो अपने खुद के मनोविज्ञान को संभालने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। बाजार में कामयाबी सिर्फ ये जानने से नहीं मिलती कि क्या खरीदना है। असली जंग तो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की है, और ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। और यहाँ पर वही दिमागी पूर्वाग्रह वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये सीधे हम पर हमला करते हैं। किसी नुकसान वाले ट्रेड को बस यही सोचकर पकड़े रहना कि अरे ये वापस आएगा, या किसी शेयर से सिर्फ इसलिए प्यार हो जाना क्योंकि हमने उसे खरीदा है। ये सब एक ट्रेडर की अपनी दिमागी लड़ाइयाँ हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना छोड़ दें और अपना ध्यान अपने व्यवहार को मैनेज करने पर लगाएं, यानी अनुशासन पर। ये जो मानसिकता में बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। आगे क्या होगा ये पूछने के बजाय एक कामयाब मानसिकता ये पूछती है, अभी भीड़ क्या महसूस कर रही है और मुझे इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मकसद भविष्यवक्ता बनना नहीं है, मकसद है एक अच्छा रिस्क मैनेजर बनना। असल में रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये तो नियमों का एक ऐसा सेट है जिसे हमने अपनी ही मनोवैज्ञानिक कमजोरियों से लड़ने के लिए बनाया है। उदाहरण के लिए स्टॉप लॉस लगाना सिर्फ नुकसान को लिमिट नहीं करता, बल्कि वो हमारी हानि से बचने की आदत से लड़ता है। पोजीशन साइजिंग हमारे अति आत्मविश्वास पर लगाम लगाती है, और एक तय योजना का पालन करना हमें बोरियत या एक्साइटमेंट में आकर गलत ट्रेड करने से बचाता है। मतलब हर नियम एक दिमागी पूर्वाग्रह का सीधा जवाब है। तो आखिर में हम टेक्निकल एनालिसिस को एक नई परिभाषा दे सकते हैं। ये कोई जादू टोना या भविष्य बताने की कला नहीं है, ये एक बिहेवियरल साइंस है, कीमतों के जरिए इंसानों के व्यवहार को पढ़ने का एक तरीका। और आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचकर देखिएगा, बाजार का सबसे बड़ा खतरा, असली रिस्क, क्या वो चार्ट पर मिलता है या आईने में? इस पर जरूर सोचिएगा।
नमस्कार। आज बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के उस टूलकिट की जो हमें बाजार का मन पढ़ने में मदद करता है। देखिए, ये सिर्फ चार्ट और कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं हैं, ये तो बाजार के कलेक्टिव साइकोलॉजी मतलब उसके सामूहिक मनोविज्ञान को समझने का एक जरिया है। तो चलिए देखते हैं कि इन टूल से हम बाजार की सोच को आखिर पकड़ कैसे सकते हैं। अच्छा, जब कोई पहली बार स्टॉक चार्ट देखता है तो क्या लगता है? बस ऊपर नीचे जाती हुई बेतरतीब लाइनों का एक जाल, पूरी तरह से केओस, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई बस एक शोर है, या फिर ये चार्ट असल में लाखों लोगों के डर, उनके लालच और उनकी उम्मीदों की एक कलेक्टिव बातचीत है जो हमारे सामने हो रही है। तो इसी शोर को एक भरी बातचीत में बदलने का काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। ये असल में वो औजार हैं जो हमें कीमत और वॉल्यूम जैसे डेटा का इस्तेमाल करके उस बातचीत के उसके असल मायने समझने में मदद करते हैं। ये उस केओस में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालने का एक तरीका है जो हमें मार्केट के कलेक्टिव बर्ताव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें मार्केट की कहानी को ठीक से देखना सीखना होगा, और इसके लिए हमें चाहिए एक सही कैनवस। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राइस को देखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सिंपल लाइन चार्ट से जो बस क्लोजिंग प्राइस को जोड़ता था, कहानी का बस एक हिस्सा। फिर आए बार चार्ट्स जिन्होंने हमें हर दिन की पूरी कहानी बतानी शुरू की, ओपन, हाई, लो और क्लोज सब कुछ। और फिर आए कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये सिर्फ डेटा नहीं दिखाते, बल्कि ये तो हर ट्रेडिंग सेशन के पीछे की जो भावना है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की जो असली लड़ाई है, उसे भी बहुत ही खूबसूरती से सामने रखते हैं। अब इस कहानी में कुछ साइकोलॉजिकल दीवारें भी होती हैं। एक होता है सपोर्ट जो बिल्कुल एक फर्श की तरह काम करता है। ये वो लेवल है जहां खरीदार सोचते हैं बस अब कीमत इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस जो एक छत की तरह है। यहां विक्रेताओं को लगता है नहीं, कीमत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यहां से बेचना चाहिए। तो ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये मार्केट की कलेक्टिव मेमोरी है। अच्छा, एक बार जब हम कहानी को देखना सीख जाते हैं तो अगला कदम होता है बाजार के इमोशनल मूड को मापना, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। ये बिल्कुल उन इंस्ट्रूमेंट्स की तरह हैं जो मार्केट में डर या जोश के लेवल को मापते हैं। इन इंडिकेटर्स को हम 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं उनके काम के हिसाब से। पहले हैं ट्रेंड इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज। ये हमें बताते हैं कि मार्केट का बड़ा झुकाव किस तरफ है, गाड़ी किस दिशा में जा रही है। फिर आते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे RSI, जो बताते हैं कि मार्केट की स्पीड कैसी है और कहीं वो थक तो नहीं रहा, क्या जोश या डर जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो गया है। और आखिर में वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता इंडिकेटर्स जैसे बोलिंजर बैंड्स। ये मापते हैं कि मार्केट में कितनी अनिश्चितता या बेचैनी का माहौल है। मूविंग एवरेज को ऐसे समझिए जैसे ये किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते को स्मूथ कर रहा हो। ये रोज के छोटे मोटे शोर को, जो शॉर्ट टर्म का पैनिक या एक्साइटमेंट होता है, उसे फिल्टर करके हटा देता है। और ऐसा क्यों करता है? ताकि हम भीड़ के छोटे मोटे इमोशन से ऊपर उठकर देख सकें और ये समझ सकें कि मार्केट का लॉन्ग टर्म भरोसा आखिर किस दिशा में जा रहा है। अब एक दिलचस्प बात, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही इमोशन, डर या लालच के आधार पर काम करते हैं तो वो चार्ट्स पर अपने पीछे कुछ पहचानने लायक निशान छोड़ जाते हैं। इन्हीं को हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। ये समझिए कि ये मार्केट के बिहेवियरल सिग्नेचर हैं, उसके दस्तखत। ये पैटर्न कहानी में आने वाले ट्विस्ट्स की तरह होते हैं। कुछ पैटर्न जिन्हें हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं वो इशारा करते हैं कि ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। जैसे डबल टॉप। सोचिए, कीमत 2 बार एक ऊंचाई तक जाती है पर उसे पार नहीं कर पाती। इसका खरीदारों का दम अब खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पैटर्न जिन्हें हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं वो बताते हैं कि ट्रेंड थोड़ा रुकने के बाद फिर से शुरू होगा। जैसे ट्रायंगल, जब कीमत एक छोटी सी रेंज में सिमट जाती है, मानो मार्केट अगली बड़ी छलांग लगाने से पहले एक गहरी सांस ले रहा हो। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ ज्योमेट्री के शेप्स नहीं हैं, नहीं, इनका सीधा कनेक्शन इंसानी इमोशन से है। जब मार्केट में डर हावी होता है तो हमें तेजी से बिकवाली वाले पैटर्न दिखते हैं, और जब लालच बढ़ता है तो लगातार खरीदारी वाले पैटर्न बनने लगते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, असली ताकत किसी एक टूल को इस्तेमाल करने में नहीं है, नहीं, असली पावर इन सभी टूल्स को समझदारी से एक साथ एक तालमेल में इस्तेमाल करने में है। देखते हैं ये होता कैसे है। एक मजबूत ट्रेडिंग आइडिया कभी भी एक अकेले सिग्नल से नहीं बनता, बल्कि कई सिग्नलों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सोचकर देखिए,
कीमत एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है। ये हुआ हमारा पहला सुराग। फिर हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि इस मूव के पीछे बहुत लोगों का यकीन है। और आखिर में मोमेंटम इंडिकेटर भी तेजी का ही इशारा कर रहा है। तो अब ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं रहा, अब ये एक पूरी मजबूत कहानी बन गई है। लेकिन हाँ, सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। कुछ आम जाल हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। इससे कंफ्यूजन होता है और इंसान कोई फैसला ही नहीं ले पाता। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हमेशा बड़े पिक्चर यानी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को ध्यान में रखना चाहिए। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कोई स्ट्रैटेजी अगर पास्ट में परफेक्ट चली है तो जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी वैसे ही काम करे। तो असल बात यह है कि ये टेक्निकल टूल्स अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो बस बाजार में जो इंसानी बर्ताव हो रहा है उसे समझने और मापने का एक इंटरफेस है, एक जरिया है जो हमें मार्केट के इमोशन से कनेक्ट करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ ये है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ थ्योरी या किताबी ज्ञान नहीं है। ये टूल्स बिहेवियरल साइकोलॉजी की दुनिया और असली ट्रेडिंग की दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये हमें इंसानी बर्ताव को समझने और फिर उसके आधार पर एक्शन लेने में मदद करते हैं। तो अब अगली बार जब कोई चार्ट देखेगा तो शायद सवाल भी बदलेगा। क्या ये सिर्फ कुछ बेतरतीब लाइनें हैं, या ये एक आईना है जो हमारे ही इंसानी स्वभाव को, हमारी सामूहिक उम्मीदों और हमारे डरों को दिखा रहा है? तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस की किताबों से निकलकर सीधे असल दुनिया में कदम रखते हैं। मतलब सिर्फ चार्ट्स को देखना ही नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करके लंबी अवधि में लगातार सफलता कैसे हासिल की जाए, ये समझना है। ये वो सवाल है जो शायद हर ट्रेडर को रात में सोने नहीं देता, है ना? कि यार सारे पैटर्न पता है, सारे इंडिकेटर्स भी पहचानते हैं, फिर भी अकाउंट में मुनाफा क्यों नहीं दिख रहा? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो असली समस्या की जड़ यहीं पर है। देखिए, एक तरफ है थियरी जानना और दूसरी तरफ है उसे असल में लागू करके प्रॉफिट कमाना। इनके बीच में ना एक बहुत बड़ी खाई है। चार्ट पर पैटर्न पहचानना ये तो कोई भी किताब पढ़कर सीख सकता है, लेकिन उस जानकारी को लेकर एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना और सबसे जरूरी उस पर टिके रहना, असली खेल तो वहीं पर है। और बस यहीं पर हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। देखिए, सफलता किसी जादुई इंडिकेटर या कोई सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं आती। ये आती है एक प्रोफेशनल, एक अनुशासित प्रक्रिया बनाने से। तो चलिए इसी प्रक्रिया की नींव रखते हैं एक एक करके। इस प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है एक ठोस फ्रेमवर्क बनाना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे दिमाग में जो इधर उधर बिखरे हुए ट्रेडिंग आइडियाज है ना, उनको इकट्ठा करके एक सिस्टम में डालना, एक ऐसी मशीन में जो हमारे लिए बार बार सही फैसले ले सके। कामयाबी के लिए ना अपने विचारों को एक सख्त नियम पुस्तिका में बदलना ही पड़ेगा। कब बाजार में घुसना है, कब बाहर निकलना है, हर ट्रेड में कितना पैसा दांव पर लगाना है, ये सब कुछ पहले से ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और देखिए, एक पूरे फ्रेमवर्क में ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। हम कौन सा बाजार चुनते हैं, हमारे खरीदने बेचने के सिग्नल क्या हैं, हम अपने पैसे को कैसे बचाते हैं और हम अपने प्रदर्शन को कैसे मापते हैं। बस इसका पूरा मकसद ही यही है कि हमारी गट फीलिंग को एक ऐसी प्रक्रिया में बदला जाए जिस पर भरोसा किया जा सके। अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, और सच बताऊं, ये शायद सबसे जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल करना। ये हमारे ट्रेडिंग साम्राज्य की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत का गिरना तो तय है। ये स्लाइड एक शौकिया और एक प्रोफेशनल के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, उसको बिल्कुल साफ दिखाती है। एक शौकिया ट्रेडर हमेशा मुनाफे के पीछे भागता है, कितना कमा सकता हूं, जबकि एक प्रोफेशनल सबसे पहले अपनी जमा पूंजी को बचाने पर ध्यान देता है। वो पूछता है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना गंवा सकता हूं। देख रहे हैं फर्क? इस एक लाइन को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिग्नल भी हमें बर्बाद कर सकता है अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब है। मौके वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी पूंजी, सिर्फ वही हमें इस खेल में जिंदा रखेगी। ठीक है, हमारा तीसरा पिलर ये उस मानसिक लड़ाई के बारे में है जो हर ट्रेडर रोज अपने अंदर लड़ता है। ये अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहने की चुनौती है, खासकर तब जब बाजार हमारे खिलाफ जा रहा हो और अंदर से आवाज आ रही हो कि नियम तोड़ दो।
और ये हैं कुछ सबसे आम भावनात्मक जाल जो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को भी बर्बाद कर देते हैं। एक नुकसान के बाद गुस्से में आकर नियमों को तोड़ना, या फिर एक जीत के बाद बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाना, ये सब अनुशासन की कमी की निशानियां हैं। और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हो सकता है हमारे पास एक जीतने वाली रणनीति हो, बिल्कुल सही, लेकिन अगर हम उसे भावनाओं में बहकर लगातार लागू नहीं कर सकते तो वो रणनीति सचमुच बेकार है। और अब आखिरी और शायद सबसे बड़ा सिद्धांत, बाजार कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहां वही टिकता है जो वक्त के साथ बदलना जानता है। लंबे समय तक टिके रहने का राज है अनुकूलन। ये समझना जरूरी है कि हमें बदलना क्यों है। सीधा सा जवाब है, जो रणनीति आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि कल भी करेगी। जैसे ही एक जीतने वाली रणनीति मशहूर हो जाती है, सब उसे कॉपी करने लगते हैं और बस उसका फायदा खत्म हो जाता है। ये टाइमलाइन स्ट्रैटेजी डीके की कहानी बताती है। सोच लीजिए कि हर रणनीति की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि उसे अपनी रणनीति को कब बदलना है या कब अपग्रेड करना है, उसके एक्सपायर होने से पहले। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अपने प्रदर्शन डेटा को देखकर सिस्टम को सुधारना यह अनुशासन तोड़ना नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये बाजार की बदलती हकीकत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इस नंबर को देखिए, 60%। ये एक पोर्टफोलियो में गिरावट है, एक ड्रॉडाउन। ये नंबर हमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि भाई असली सफलता आखिर दिखती कैसी है। तो अब इन दो रणनीतियों की तुलना करते हैं। रणनीति ए 20% का रिटर्न देती है, पर इसके लिए 60% का भारी ड्रॉडाउन सहना पड़ सकता है। सोचकर देखिए। दूसरी तरफ रणनीति बी 15% का रिटर्न देती है, पर ड्रॉडाउन भी सिर्फ 15% का है। अब बताइए कौन सी बेहतर है? जाहिर है रणनीति बी, क्योंकि यह हमारी पूंजी को सुरक्षित रखती है। हमेशा याद रखिए, असली सफलता सिर्फ रिटर्न नहीं है, ये जोखिम समायोजित रिटर्न है। और आखिर में ये है आज का सबसे बड़ा सबक। टेक्निकल एनालिसिस कोई भविष्य बताने वाली जादू की छड़ी नहीं है। इसका असली मकसद, इसका असली उद्देश्य है इस अनिश्चित बाजार में टिके रहने के लिए और बदलते हालात के हिसाब से ढलने के लिए एक संरचित प्रक्रिया देना। ये भविष्यवाणी के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया के बारे में है।